नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटा में गैर मुस्लिम इलाके में मदरसे के लिए आवंटित की गई जमीन पर फिर से विवाद शुरू हो गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस जमीन को आवंटित किया था, जिसके खिलाफ में लोग जो है अब उतर गए हैं। वहीं जमीन का आवंटन रद्द होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। तो मदरसे को जमीन, अब उसी को लेकर के जो विवाद है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आवंटन रद्द करने की मांग पर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इलाके में मदरसे के लिए आवंटित की गई भूमि पर शुरू हो गया है बवाल। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी दिनों में गैर मुस्लिम इलाके में एक भूमि आवंटित कर दी, वो भी मदरसे के लिए, वो भी गैर मुस्लिम इलाके में। इस्लामिक संस्था दारुल उलूम अहमदिया नूरिया को ये भूमि का आवंटन किया गया है। और फिलहाल कोटा का मानपुरा इलाका, जहां पर इस भूमि का आवंटन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये इलाका जो कि मानपुरा में से आता है और मानपुरा इलाके का ये भूमि जहां पर वो भूमि का आवंटन किया गया, क्या ये कारण था, क्या मानते हैं आप, और क्या ये हुआ और अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी तो यही मांग है कि ये जो क्षेत्र है, तो इसके आसपास जितने भी लोग कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, सब हिंदू बहुली कॉलोनी है। उसके अलावा जो ये खेत है जिसमें ये जो भूमि आवंटित की गई है, तो ये बरसों से की जा रही है। कभी यहाँ इसकी कोई सूचना नहीं थी कि भाई ये सरकारी जमीन है या कुछ है। तो ये जो यहाँ पे अभी मदरसे के लिए जो जमीन अलॉट की गई, सभी क्षेत्रवासी इसके लिए चिंतित हैं। अभी हम सांकेतिक रूप से और नरम दल के साथ, हम युवा जोश के साथ आगे बढ़ते हुए भी हमने थाने पर ज्ञापन दिया है। जरूरत पड़ेगी हम कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इस आवंटन को सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया तो हम चक्का जाम भी करेंगे और आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस आवंटन को रद्द करवा कर रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां हो, जिससे आने वाले समय में हमारी माता बहनें, हमारे युवा भाई इसका शिकार हो। क्या कोई ये जो आवंटन हुआ ये निरस्त हो, ताकि ये जो शांति प्रिय इलाका है ये शांत रहे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर दायर की गई निर्दलीय प्रत्याशी और अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खट्टिक की चुनाव याचिका पर राजसमंद सांसद महिमा सिंह नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकल पीठ में यह नोटिस जारी किया है और याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खट्टिक ने यह बताया कि लोकसभा चुनाव नामांकन में गलत शपथ पत्र पेश किया गया था। तो सांसद और विधायक को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिमा सिंह एमएलए विश्वराज सिंह को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी को भी नोटिस दिया गया है। नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर के सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए और आज आपको बता दें कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम सही से जो है नहीं हुआ, न ही कचरा उठाने के लिए हुपर सभी लोगों के घर घर पहुंच पाए। सफाई कर्मी भर्ती से अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के 2 दिन पहले हुए समझौता वार्ता के बाद फिर जो है पेच फंसता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के हड़ताल किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मी हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए और हड़ताल करते हुए दिखे हैं। कई तरीके की मांगे इनकी तरफ से की जा रही है और इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जो है ये काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सफाई कर्मी भर्ती मामले में जयपुर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आ गए हैं और राजस्थान में इस हड़ताल को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
राजधानी जयपुर में करीब करीब 8000 कर्मचारी हैं, 300 टन कचरा रोज उठाया जाता है। इन हालात के अंदर जिस तरह से परेशानी पैदा होंगी वो एक बड़ा सवाल है। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान से लेकर के स्वच्छता सर्वेक्षण और जो टूरिज्म सीजन है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अपनी झाड़ुओं को यहाँ रख करके, होटर्स को खड़ा करके सफाई कर्मचारी यहाँ बैठ गए हैं। एक बड़ा संदेश है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र इनसे मांगे गए, उसमें जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक काम नहीं किया गया और गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को और ख़ासतौर पर सीवर के काम के लिए महिलाओं को जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उसको लेकर के नाराज़गी। यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं और सीधा एक ही सवाल है कि जो इनकी बात हुई थी, जो मांग हुई थी, उसके मुताबिक, समझौते के मुताबिक जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। बड़ी पेचीदगी ये है कि कल आखिरी तारीख है, ऐसे में भर्ती की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ सकती है। नंद किशोर डंडोरी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सभी लोगों ने हड़ताल कर दी है, आपके जयपुर के सभी कर्मचारी यहाँ आ चुके हैं और हाजिरी गांव से पहुँच रहे हैं। क्यों ये स्थिति हुई और क्या बुनियादी परेशानी है? बिल्कुल, अनुभव प्रमाण पत्र में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही है हमको। जो हमसे जो समझौता किया था उस समझौते के अनुसार अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। ईएसआई पीएफ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ईएसआई पीएफ की डिमांड की जो कोई बात ही नहीं थी। हमने उस समय भी अधिकारियों से निवेदन किया था कि साहब आप जो ईएसआई पीएफ की डिमांड कर रहे हो वो गलत है। जब आपने ईएसआई पीएफ जमा ही नहीं करवाया कर्मचारियों का, ठेकेदार से आपने ईएसआई पीएफ के पैसे ही नहीं दिए और उसको करोड़ों रुपए का जब आपने भुगतान किया है, जब उसको करोड़ों रुपए का आप भुगतान कर रहे थे, उस समय ईएसआई पीएफ की क्यों नहीं मांग की गई? आपको ने क्यों नहीं देखा कि ईएसआई पीएफ कर्मचारियों का जमा है या नहीं है? और वहीं कोटा में भी सफाई करने वाले ठेका श्रमिकों ने काम बंद कर दिया है और ठेकेदार पर सही से पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें ऑफलाइन पेमेंट दिया जाता है और उनकी बैंक की डायरी और एटीएम तक ठेकेदार ने अपने पास रखे हुए हैं। तो कोटा में भी देखिए जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप नजर आई। मनमानी कर कम पैसे देने का आरोप जो है वो लगाया गया है सफाई कर्मियों की तरफ से और बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा होकर के जो है ठेका श्रमिकों ने काम बंद किया। सर, सारे वर्कर कई समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे और इनको इनका उचित हक नहीं मिल रहा। इनकी जो सैलरी आती है ऑनलाइन वो ऑफलाइन कर रखी है ठेकेदार ने और 15,000 से ऊपर पेमेंट है और 7,500 रुपये इनको मात्र 26 दिन के दिए जाते हैं। और कोटा लूटकांड की लाइव तस्वीर सामने आई है। फाइनेंस कर्मी से 36 लाख रुपए की लूट की गई है और लूट की वारदात की जो तस्वीर है वो सामने आई है, जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वर्दीधारी बदमाशों ने जो है अगवा करके लूट की और लूट की वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है। 4 बदमाशों में से 2 ने जो है पुलिस की वर्दी पहन रखी है। कर्मचारी के बैग से 36 लाख रुपए लूट करके हैंगिंग ब्रिज पर छोड़ा और गुमानपुरा टीचर्स कॉलोनी में, आपको बता दें कि कल ही ये वारदात हुई थी। तस्वीर कोटा की ये सामने आई है। कोटा में लूट की वारदात सामने आई है। फाइनेंस कर्मी से आपको बता दें कि 36 लाख रुपए लूटी गई है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप देखिए, जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे 4 बदमाशों में से 2 ने जो है पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और कर्मचारी के बैग से 36 लाख रुपए लूट करके हैंगिंग ब्रिज पर छोड़ा है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि ये जो पूरी वारदात है वो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो कोटा से ये तस्वीर सामने आई है, लूट की वारदात की ये तस्वीर। आप देखिए कैसे एक कार में जो है बदमाश पैसे लूट करके बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसी के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और रील के चक्कर में युवा न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि सड़क से गुजरने वाले दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी खड़े कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। आप तस्वीर देखिए, आपको एक कार नजर आ रही होगी और स्टंटबाजी की जा रही है, जिसमें कार में कुछ युवक रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये रील जम करके वायरल हो रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने स्टंटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं नवलगढ़ पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार की तलाश में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से ये तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कैसे स्टंटबाजी जो है ये कार चालक करता हुआ नजर आ रहा है। रील के चक्कर में लोग इसी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस हरकत में आ गई है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।
कोटा में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर के मारपीट हो गई और जम करके लात घूसे चले हैं और पत्थरबाजी होने लगी और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। पुलिस मौन बन करके बस देखती रही। दरअसल पूरा विवाद खेल मैदान के बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर के शुरू हुआ और दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मारपीट में बदल गई। हालांकि सबके दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद रही, जो मूक दर्शक बनी रही। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पुलिस की टीम आपको नजर आ रही है, एक पुलिसकर्मी आपको वीडियो बनाते हुए भी दिख रहा है, यानी कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और दोनों पक्षों में जम करके लाठी भाटा जंग देखने को मिला और दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थर तक चले, लात घूसे तक चले। माउंट आबू में राज्य सरकार के रुड़प विभाग की ओर से पिछले 2 दशक से सीवरेज योजना का काम चल रहा है, लेकिन इसके काम की पोल तब खुली जब 2 महीने पहले माउंट आबू की नक्की झील में सीवरेज की लाइन फटने से नक्की झील में गंदगी फैली और बड़ी मुश्किल से इस गंदगी को रोकने पर काबू पाया गया है। वहीं अब माउंट आबू के अलवर पैलेस तालाब में सीवरेज चेक पॉइंट पर लाइन फटने से भारी मात्रा में गंदा पानी तालाब में जाने लगा है और यहां विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। वहीं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, जहां देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां भी आप देखिए किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। गंदा पानी देखने को मिला है और 20 साल से जो है यहां पर काम चल रहा है, लेकिन सीवरेज की लाइन फटने से जो पूरी पोल है वो खुलती हुई दिख रही है। वेद विद्यालय चलता है, संस्कृत विद्यालय, और एक सीबीएसई पैटर्न से 450 बच्चे का एक विद्यालय और चलता है। एक मंदिर परिसर है और गौशाला है। खेती बाड़ी की बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में यूज आता है। तो ये सारा ही हमारे जो झील का पानी मंदिर में और विद्यालय में और गौशाला में इस्तेमाल किया जाता है। जब से ये सीवरेज वाला काम चला है, सारी ही ये आबू की जो नगरी है, एक काशी नाम से जानी जाती है, पवित्र नगरी को एकदम से अपवित्र करके रख दिया है। कई बार इसकी एसडीएम कार्यालय में, नगर पालिका में, सब जगह इसकी शिकायत की गई, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। और टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की सोमवार को जेल से जो है पेशी हुई। नरेश मीणा को उनियारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। आपको बता दें कि न्यायाधीश ने नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा 28 नवंबर तक बढ़ा दी और अब 28 नवंबर को फिर नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मतदान के दौरान थप्पड़ कांड के बाद 13 नवंबर को हुए उपद्रव के बाद अगले दिन यानी 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। 15 नवंबर को निवाई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। नगरफोर्ट थाने में दर्ज 4 मामलों में से एक मामले में नरेश मीणा को कोर्ट ने जो है वहां पर पेश किया गया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने उपचुनाव में जो है 60,000 वोट उनको मिले और नरेश मीणा के मैदान में होने से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। और इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपको दे दे, आपको बता दें कि जैसे ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला गया, जेल से ही नरेश मीणा की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। और बड़ी खबर डिडवाना से आ रही है, जहां राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में चोरों का जो है अड्डा बना हुआ दिखा है। अस्पताल में आए दिन चोरों की वारदातें हो रही हैं और पिछले 10 दिनों के अंदर अगर हम बात कर ले तो अस्पताल से 5 बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। वहीं कई लोगों की जेब भी कट चुकी है, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीज और उनके परिजनों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। तो डिडवाना से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चोरों का अड्डा ये अस्पताल बनता चला जा रहा है। राजकीय बागड़ अस्पताल में आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है, जिससे वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 10 दिनों में 5 बाइकें वहां से चोरी हुई हैं। और अब खबर कोटा से है, जहां सर्दी बढ़ने और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के बाद भी कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बरकरार है। लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज जो है कोटा का निवासी है। पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 419 तक पहुंच चुका है। एमबीएस सहित तीनों बड़े अस्पतालों में डेंगू के चलते मरीजों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। सर्दी के बावजूद भी फिलहाल प्रतिदिन 1-2 मरीज मिल रहे हैं।
और उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार विवाद मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। पत्थरबाजी के बाद घंटाघर थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने संज्ञान लेकर के 2 मामले दर्ज किए हैं। पथराव और बैरिकेटिंग तोड़ने को लेकर के केस दर्ज कर लिया गया है। राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उदयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि कल ही तस्वीर देखने को मिली थी, जहां पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार विवाद जो है वो देखने को मिला और जहां पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद घंटाघर थाने में 2 केस दर्ज कर लिए गए। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कल ही बैरिकेटिंग तोड़ा गया और उसी को लेकर के अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहा है। कपिल, फिलहाल जानकारी क्या है? क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई, अब 2 केस दर्ज हुए हैं। अपडेट क्या है पूरे मामले में, स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, स्वयं प्रसंज्ञान लेकर जिला पुलिस द्वारा ये केस दर्ज किए गए घंटाघर थाने में। 2 केस दर्ज हुए। एक केस बैरिकेटिंग तोड़कर जो राजकार्य में जो बाधा पहुंचाई है उसको लेकर किया गया और दूसरा केस दर्ज किया गया पत्थरबाजी को लेकर। हालांकि ये दोनों मामले स्वयं प्रसंज्ञान लेकर दर्ज किए गए हैं और दूसरा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर हम इन दोनों मामलों को समझने की कोशिश करेंगे तो एक एक मामला दोनों पक्षों के खिलाफ बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि विश्वराज सिंह और उसके समर्थकों को जगदीश चौक पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से बैरिकेड तोड़कर, पुलिस का घेरा तोड़कर, बैरिकेड लांघकर जो समर्थक थे वो सिटी पैलेस की ओर कूच कर गए थे। तो संभवतः ये मामला जो है भले ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हो, लेकिन उस पक्ष के खिलाफ माना जा रहा है। दूसरा मामला जो पथराव करने को लेकर था, जब विश्वराज सिंह और उसके समर्थक कूच कर रहे थे, उस दौरान विश्वराज सिंह पैलेस के मार्ग पर एक और जिला कलेक्टर से वार्ता करने के बाद में रुक गए थे, लेकिन उनके कुछ समर्थक जो थे वो आगे बढ़ते हुए पैलेस के गेट तक पहुंच गए थे और उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इस बीच में पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हो गया था, तो पहले पथराव पैलेस के अंदर से शुरू हुआ। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो दूसरा मामला है वो पैलेस के अंदर से पथराव करने वाले जो अज्ञात लोग थे उनके खिलाफ दर्ज किया गया। तो दोनों मामले दर्ज जो घंटाघर थाना पुलिस है उनके द्वारा कर लिए गए। हालांकि स्वयं प्रसंज्ञान लेकर ये मामले दर्ज किए गए हैं और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन आगे पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के जो प्राथमिकता है वो उदयपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए कि अभी भी उदयपुर जिला कलेक्टर, उदयपुर के एसपी और जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासन के, वो जगदीश चौक पर डटे हुए हैं। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड को और मजबूत किया गया है, लोहे की जालियां लगा दी गई है ताकि कल जिस तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की जो प्रदर्शन कर रहे लोग कोशिश कर रहे थे, अब इस बैरिकेड के ऊपर जालियां लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो कि अनाधिकृत रूप से अंदर घुसने की कोशिश करे, जिन्हें पुलिस रोके और वो अंदर घुसने की कोशिश करे, वो अंदर ना जा पाए। तो ये जो प्रयास हैं आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि कल जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन आ गई थी, स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, उसके बाद आज एहतियात ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जगदीश चौक से सिटी पैलेस जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पर कई लेयर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस के जवानों की तैनात की गई है और खुद आला अधिकारी जो है पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिजर्व जाब्ता लगातार तैनात है, किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तुरंत उन्हें जो है वो तैनात किया जा सके अलग अलग जगहों पर, उसके लिए रिजर्व जाब्ता जो है पूरी तरह से तैयार है। तो चाक चौबंद बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि आज जिला प्रशासन और पुलिस को उम्मीद है कि आज किसी तरह की कपिल, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था भी किए गए हैं। लेकिन कपिल, अभी हमने जो है विश्वराज सिंह को सुना, उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो धूड़ी नहीं जाएंगे, अब वो कहीं और जो है दर्शन करने के लिए जाएंगे जो कि पुराना मंदिर है। उसके बारे में अपडेट दीजिए और साथ ही बताइए कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि इस तरीके की कोई घटना न देखने को मिले।
देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जो बयान दिया उसके कुछ मायने निकल कर आते हैं। एक तो ये कि सिटी पैलेस प्रबंधन जो है वो किसी भी सूरत में विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को पैलेस में आने की अनुमति नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन लगातार वार्ता कर रहा था, लेकिन वो वार्ता सफल होती नजर नहीं है। उसके बाद में आदेश कुर्की के भी हुए। इस जो धुनी दर्शन का जो स्थान था उसे अधिग्रहित करते हुए उस पर रिसीवर की नियुक्ति की भी बात हुई, लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन से 24 घंटे का समय दिया गया और जवाब मांगा गया, तो उस जवाब का भी इंतजार किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि विश्वराज सिंह अब इस बात को जानते हैं कि यदि सिटी पैलेस प्रबंधन फिलहाल इजाजत नहीं देगा तो पैलेस के बाहर आकर बैठने से ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। बनिस्पत की जिला प्रशासन इस स्थान की कुर्की करे, जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वो अपने अधिग्रहण में लेकर फिर विश्वराज सिंह मेवाड़ को पैलेस में ले जाकर धुनी के दर्शन कराए। तो फिलहाल वे ये आशा कर रहे हैं कि इस स्थान का अधिग्रहण होगा और उसके बाद में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें अपने साथ में ले जाकर धुनी के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी कि जो तिलक दस्तूर की जो परंपरा पूरी हुई है उस परंपरा के निर्वहन के बाद में धुनी दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन दोनों अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, दोनों अलग अलग तरह के दस्तूर हैं। ऐसा नहीं है कि पहले धुनी के दर्शन होंगे उसी के बाद में एकलिंग जी के दर्शन होंगे। तो यदि धुनी के दर्शन में कुछ समय लग सकता है, कानूनी पेचीदगियां सामने आ सकती है, तो उसके बीच में विश्वराज सिंह मेवाड़ कल एकलिंग जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद में जो उनके परिवार की शोक भंग की जो परंपरा है वो पूरी होगी। एकलिंग जी के पुजारी जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ को गुलाल लगाएंगे और उसके बाद में वो जो पिछले उनके पिता के निधन के बाद जो लगातार सफेद पगड़ी पहने हुए हैं उस पगड़ी को, सफेद पगड़ी को हटाकर वो रंग बिरंगी पगड़ी पहन पाएंगे। देखिए, एकलिंग जी मंदिर में जब विश्वराज सिंह मेवाड़ का शोक भंग होगा उसके बाद में वो फिर से अपने निवास स्थान समोर बाग पैलेस आएंगे। यहाँ आने के बाद में विश्वराज सिंह जो दूसरे जो राव उमराव है उन्हें गुलाल लगाएंगे और उनका भी शोक भंग कराएंगे। तो ये एक परंपरा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धुनी दर्शन और एकलिंग जी दर्शन दोनों अलग अलग तरह की परंपरा है, उन्हें एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो इससे एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि यदि कानूनी पेचीदगियों के चलते धुनी दर्शन 1 या 2 दिन में होता संभव नहीं होता है तो ऐसे में कल विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी दर्शन जाकर एक जो परंपरा शोक भंग की है उसे पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कपिल, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है ताकि माहौल को खराब ना किया जाए। कपिल, इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बना करके रखे हुए हैं और इस पूरे मामले में जो है रिसीवर को भी नियुक्त किया गया। अब जाहिर सी बात है जब वो पहुंचेंगे तो पूरे मामले में आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के लाल विनोद सिंह को सलाम। आपको बता दें कि शहीद विनोद सिंह को अंतिम विदाई जो है आज दी जाएगी। तिरंगा रैली के साथ पार्थिव देव जो है काजड़ा गांव रवाना और देशभक्ति धुनों और जो है शहीद विनोद सिंह अमर रहे के जय घोष जो है वो देखने को मिले। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद विनोद सिंह की सम्मान से जो है अंत्येष्टि होगी और मणिपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद विनोद सिंह हुए थे। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाबा रामदेव की समाधि स्थल पहुंचकर अब विदेशी भक्त भी अपनी मन्नत मांग रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। नेट पर बाबा रामदेव के बारे में जानकारी जुटा करके 7 समंदर पार से आए फ्रांस के पेरिस, लोन वेगस समेत 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स के दल ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। लोकल भक्तों की तरह हाथों में ध्वजा लेकर बाबा रामसापीर की जय जयकार करते समाधि स्थल पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसलमेर की ये तस्वीर है। गाइड से बाबा रामदेव के इतिहास के बारे में जो है जानकारी यहां पर जुटाते हुए तमाम जो पर्यटक वो नजर आए। उन्होंने राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी सहित अन्य स्थानों का घूम करके भ्रमण भी किया। pour éviter les guerres et que la paix soit sur le monde. बाबा रामदेव की जय। On est venu ici pour visiter le temple et pour la paix dans le monde. Mais c'est temple très connu ici. Oui, c'est très connu, c'est pour ça qu'on vient ici. Voilà. Et c'est temple de Baba Ramdev. Baba Ramdev. और चलती ट्रेन में 38 वर्षीय एक महिला की मौत के बाद मृतका का भाई शव को लेकर के इधर उधर भटकने लगा। शव को करीब 900 किलोमीटर दूर यूपी के जौनपुर ले जाने के लिए नजमा के भाई के पास पैसे नहीं थे। इधर मृतका नजमा की 1 माह की बच्ची विलक विलक करके रो रही थी और इसी दौरान
रामगंज मंडी के जो है युवा दल ने सहयोग कर मानवता और इंसानियत की मिसाल कायम की है। महिला की तबीयत बिगड़ने पर रामगंज मंडी में ट्रेन रोक करके नाजमा को इलाज के लिए उतार दिया था और महिला की मौत की खबर सुनते ही उसका भाई, जिसके हाथों में एक मां की बच्ची और दूध की बोतल थी, बिलक बिलक करके रो पड़ा। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों ने उसे सांत्वना दी और इस पर दानिश ने कहा कि मुझे मेरी बहन का शव यहां से 900 किलोमीटर दूर लेकर के जाना पड़ेगा और मेरी जेब में सिर्फ 4000 रुपए हैं। एक भाई का दुख देखकर समाजसेवी राजकुमार पारक ने अस्पताल जाकर के जानकारी ली।